फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी शुद्धि से यह प्रश्न है, आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है। ऑप्शन में दिया है आनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषंगिक या फिर आनुषंगिक। चलिए चारों विकल्पों में जो है आनुषंगिक दिया हुआ है, आपको बताना है किस शब्द में जो है आनुषंगिक सही दिया हुआ है। चलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनुषंगिक होता है, न कि आनुषंगिक या फिर आनुषंगिक, आनुषंगिक। ये तीनों ही उत्तर जो है गलत हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। ऑप्शन ए में दिया है दांत काटी रोटी, बी में दिया है आस्तीन का सांप, सी विकल्प में दिया है अक्ल की दुम और डी में दिया है आबनूस का कुंदा। चलिए आप सभी को बताना है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या फिर आबनूस का कुंदा। देखिए कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा आस्तीन का सांप। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन में दिया है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या फिर चापलूसी करना। चलिए आपको बताना है कि नाक रगड़ना का जो है क्या अर्थ होगा। देखिए नाक में चोट लगना नहीं होगा, इज्जत देना भी नहीं होगा। नाक रगड़ना का सही अर्थ होगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। उन्मूलन का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है उत्थान, बी में दिया है उत्कर्ष, सी में दिया है रोपण और डी में दिया है अवनति। देखिए वर्तनी शुद्धि हो या विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, 1 से 2 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाना निश्चित है। आपको बताना है उन्मूलन का विलोम क्या होगा। देखिए उत्थान का जो है पतन होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है और अवनति का जो है उन्नति होता है और उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, अति सूदो स्नेह को मारग है किसकी पंक्ति है। देखिए यह पंक्ति जो है परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। देखिए दिया है अति सूदो स्नेह को मारग है, यह पंक्ति जो है किसकी है। आलम की, बोधा की, ठाकुर की या फिर घनानंद की। देखिए बहुत चर्चित पंक्ति है, यह पंक्ति है घनानंद की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए सभी सेक्शंस को कवर करने की कोशिश की गई है, चाहे वह वर्तनी शुद्धि से प्रश्न हो, विलोम से हो, पर्यायवाची से हो, मुहावरा से हो या फिर किसी की रचनाओं से संबंधित प्रश्न हो। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या फिर यमुना। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे। कालिंदी का सही पर्यायवाची है यमुना। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। चलिए आप लोग लगातार मेहनत करें, परीक्षाएं जरूर अभी दूर हैं लेकिन लगातार आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन में दिया है बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। चलिए आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना जो है किस मुहावरे का अर्थ है? आपके ऑप्शन में दिया है सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, और डी में दिया है सिर पर शैतान सवार होना। चलिए आपको बताना है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना जो है किस मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना पूछ रहा है किस मुहावरे का सही अर्थ है, तो आपका उत्तर होगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? सभी लोग उत्तर करेंगे। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। देखिए, सही उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। दशरथ सुत्युह लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की ये पंक्तियां हैं? चलिए पूछी गई पंक्तियां हैं, आपको बताना है कि दशरथ सुत्युह लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह पंक्तियां जो है किस रचनाकार की हैं? तुलसीदास की हैं, कबीर की हैं, केशवदास की हैं, या फिर सूरदास की हैं? चलिए देखिए, ये पंक्तियां हैं कबीर की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। आप भूल से भी मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा। केशवदास भी नहीं होगा, सूरदास भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार, या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन? चलिए, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके संपादक जो है पंडित जुगल किशोर हैं और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 6। आपको बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, या फिर क्रिया के आधार पर? चलिए आपको उत्तर देना है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है? देखिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए, मोहन, राम, श्याम, ये जो है पुल्लिंग शब्द हैं, ये संज्ञाएं हैं। स्त्रीलिंग में बात करें तो राधा, गीता, ये सब जो है स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो आपका उत्तर होगा संज्ञा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है कवित्री, बी में दिया है कवियत्री, सी में दिया है कवित्री और डी में दिया है कवियत्री। चलिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन सी में दिया है कवियत्री। देखिए, कवित्री, कवियत्री या फिर कवियत्री नहीं होता। सही उत्तर होगा कवियत्री। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी आपको बताना है वर्तनी शुद्धि से यह प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया है अस्पृश्यता। देखिए, सभी विकल्पों में जो है अस्पृश्यता दिया हुआ है। आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी जो है सही दी हुई है।
तो देखिए ऑप्शन ए में जो अस्पृश्यता दिया हुआ है यही सही है, बाकी तीनों ही उत्तर आपके गलत हो जाएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कान का कच्चा होने का अर्थ है, चलिए आपको बताना है कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, और डी में दिया है कान का कमज़ोर होना। देखिए कान का कच्चा होने का सही अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। संकर शब्द किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया है ग्रामीण भाषा के शब्द को, बी में दिया है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द को, सी में दिया है संस्कृत भाषा के शब्द को, और डी में दिया है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द को। तो देखिए संकर शब्द जो है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द जो है संकर शब्द होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के क्रम में आगे चलेंगे। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, या फिर पालतू होना। आपको बताना है नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, या फिर पालतू होना। देखिए नाक का बाल होने का सही मुहावरा है अधिक प्रिय होना। सी यहाँ पर उत्तर यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में दिया है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ऑप्शन बी में दिया है बच्चों को व्यस्त रखना। ऑप्शन सी में दिया है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, और डी में दिया है बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो देखिए बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना यह उत्तर हमारा नहीं होगा। बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना यह भी नहीं होगा। बच्चों को व्यस्त रखने से कुछ नहीं होगा। देखिए सही उत्तर होगा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? देखिए 4 भाषाई कौशल हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं आता। ऑप्शन ए में दिया है सुनना, बी में दिया है बोलना, सी में दिया है हंसना, और डी में दिया है लिखना। चलिए आपको बताना है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत कौन जो है इनमें से नहीं आता। देखिए 4 भाषाई कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो देखिए हंसना इसमें नहीं आता, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यह आज का अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा कमेंट में आप सब जरूर बताएं। यदि कोई आपका सुझाव है या कोई शिकायत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।